शांत हो जाइए। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं क्लास 12th का एग्जाम बहियार बोर्ड का फरवरी में होने वाला है। और बहियार के जितने भी कॉलेजेज हैं सबने बहुत जबरदस्त धुआंधार बच्चों को तैयारी करा करके पंडित बना दिया। हम लोग गरीब आदमी किसी तरह उन बच्चों के साथ टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि पंडित तो नीतीश कुमार उसको बना चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हमने कूलम्स लॉ का एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा था। क्या पढ़ा था? F इक्वल टू 1/4 आप पढ़ के जाएं, लेकिन अब फॉर्मूला साथ के साथ एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए एकदम, और थ्योरी वगैरह भी धीरे धीरे लिखने का प्रैक्टिस शुरू कीजिए। हम ये हर रोज बोलते हैं कि अगर आप ये 2 महीना भी ईमानदारी से पढ़ लिए तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। और मेरा ये भी मानना है कि 80% से अगर नीचे मार्क्स आपको आता है ओवरऑल, तो आप समझिए आप फेल ही किए हैं। क्या किए हैं? फेल। और इतना भी आसान नहीं होगा 80% क्रॉस कर। तो दोनों बात, 80 से नीचे आया तो फेल हमारे नजर में। ठीक है, हम भेंट भी नहीं करते हैं। 80 से कम वाला आता है ना, तो हम उससे मुलाकात भी नहीं करते। कल दो तो फेल के अगले तो रस की भेंट करबो फिर पढ़ता। बात समझ में आई? ठीक। तो थोड़ा सा मोटिवेशन आपका रहना चाहिए कि नहीं, हमको अच्छा मार्क्स लाना। और सिर्फ बहुत सारे बच्चे कैसे होते हैं, वो सोचेंगे अच्छा लाना है, अच्छा लाना है। ऐसे में अच्छा नहीं आता, उसके लिए कुछ करना। रूटीन बनाइए, ऑर्गेनाइज्ड वे में टाइम एकदम डिसाइड कीजिए कि 4 बजे से 4:30 बजे अगर फिजिक्स पढ़ना है तो पढ़ना, उसमें कोई कोताही नहीं। आधा घंटा ही पढ़ना है पर पढ़ना। चलिए आइए, प्रवचन समाप्त। ये कहां का फोर्स है? वैक्यूम। कहां का फोर्स है? यानी निर्वात। कहां का फोर्स है? जब मीडियम आ जाएगा तब यही फोर्स हो जाता है। Q1 Q2 बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन। और ये कहां का है? एप्सिलॉन नॉट जो था वो वैक्यूम का परमिटिविटी था। क्या था? निर्वात की विद्युतशीलता। किसकी विद्युतशीलता? यानी अगर एक चार्ज का प्रभाव दूसरे चार्ज के पास जा रहा है निर्वात में, किसमें? तब ये वाला कांस्टेंट लगेगा। और एक चार्ज का प्रभाव दूसरे चार्ज के पास जा रहा है माध्यम में, किसमें? तब ये वाला फॉर्मूला लगे। और इसका मान होता है, बोलो, यूनिट कूलम स्क्वायर। ठीक है। अब अलग अलग माध्यम के इसका मान क्या होगा, तब हमको बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिक्कत। इसके लिए एक आइडिया निकाले। क्या निकाले? आइडिया। अब वो आइडिया कितना बढ़िया था, सुनो। कि तुमको ये याद रखना है, एक तो याद रख लोगे, लेकिन ऐसा 10 गो हो जाए, 35.75 गुना इतना, 24.35 गुना इतना, तो कितना याद रखोगे? याद रखना बहुत मुश्किल। लेकिन अगर तुमको कोई बोल दे कि एप्सिलॉन ग्लास क्या 4 गुना है इसके, तो 4 गुना एप्सिलॉन, तो तुमको सिर्फ 4 याद रखना है कि पूरा याद रखना? क्योंकि 4 के बाद उसको गुना कर दोगे तो मिल ही जाएगा। अरे हाँ या ना? उस 4 को बोला गया रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोला गया? रिलेटिव परमिटिविटी। इसका हिंदी होता है सापेक्षिक
विद्युतशीलता, सापेक्षिक शीलता। ठीक है। अब ये तो ग्लास के लिए था, अलग अलग मीडियम के लिए क्या होगा, इसका मान भी अलग है। तो आप बता सकते कितने लोग को वाटर का कितना था, इस कितने लोग को याद है? 80, 81, 79, यानी 80 के करीब करीब। कितना? ठीक है। कोई कोई बच्चा के दिमाग में ये भी चलने लगता है कि ग्लास का सर 4 बोले, हम तो एगो जगह पढ़े 5। कोई बात नहीं, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि ग्लास का 4 होगा, 4.25 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3.25 भी हो सकता है। ग्लास अलग अलग तरीके का है। ग्लास किसका कैसा है, ये लगभग मान होता है। ये क्या होता है, और ये हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता, ये हमेशा क्वेश्चन में दिया, और जब नहीं दिया रहेगा तो वाटर का ही पूछेगा। किसका पूछेगा? सबका पूछता नहीं। चलिए, तो इसी को कैसे लिखा गया? एप्सिलॉन मीडियम बराबर, बोलिए, एप्सिलॉन आर गुना एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन मीडियम बराबर, अब इसको अगर यहां पुट कर देंगे तो एफएम बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एप्सिलॉन आर बाहर कर लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इतना चीज एकदम एकदम आप लोग को याद है कि नहीं? इस चीज को बोलते हैं एफ नॉट। ये क्या है? निर्वात में लगने वाला फोर्स इन वैक्यूम। क्या? और ये है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है? और ये है फोर्स इन मीडियम, यानी एफएम बराबर एफ नॉट बाय एप्सिलॉन। ठीक, ये आज रिपीट क्यों किए? क्योंकि मेरे नजर में ना ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स आ सकता है। बात समझ में? तो इसको एक बार रिपीट कर दिए जिससे कि सब लोग को याद। अब हम लोग चलने वाले यही सब फोर्स बिटवीन टू इन मीडियम अभी एक्सप्लेन की, ये सब पढ़ा चुके हैं। ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्या है? पढ़िए, निर्वात के प्रभाव को गुजरने देने की क्षमता। किसके द्वारा? तो निर्वात के द्वारा गुजरने देने की क्षमता हुई निर्वात की विद्युतशीलता, और पानी के द्वारा गुजरने वाली, तो माध्यम के द्वारा गुजरने वाली, तो इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज का प्रभाव दूसरे चार्ज जा रहा है, किसी मीडियम से होके जा रहा है, तो वो हुआ उस मीडियम की विद्युतशीलता। ठीक है। अगला वही परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको किस चीज से डिनोट करते हैं? पढ़ो। इसको याद है ना? 2 नाम बताए थे, रिलेटिव परमिटिविटी और परावैद्युता, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो दोनों याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसे लिख देगा वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। अब आप सोचिएगा, क्या हम तो रिलेटिव परमिटिविटी याद करके आए थे, ये तो परावैद्युतांक पूछ दिया, आंसर वही होगा 80 या 81। रिलेटिव परमिटिविटी क्या? तो देखो, यहां देखो, एप्सिलॉन एम बराबर था एप्सिलॉन आर। अच्छा, ई वाला देखो, एप्सिलॉन ग्लास बड़ा था 4 गुना एप्सिलॉन नॉट। हम बोल सकते हैं कि नहीं? सुनो, ग्लास की परमिटिविटी किसकी? निर्वात से 4 गुनी, निर्वात से, उसी 4 को बोलते हैं क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। यानी कितना सिंपल, देखो डेफिनेशन बन जाएगा कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी
निर्वात से जितनी गुनी है, निर्वात से उसी को कहते हैं उस माध्यम की सापेक्षिक विद्युत से। पढ़ो कितनी गुनी है? 4 गुनी। उसे उसमें गुनी अपेक्षिक या सापेक्षिक। अब ये वाला क्या लिखा हुआ, ये देखो, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। लिख सकते हैं कि नहीं लिख? इसको भी डेफिनेशन के रूप में लिख दिया गया। पढ़ो। कोई दिक्कत? लेकिन मेरे हिसाब से असली डेफिनेशन कौन है? इबला तो खाली फॉर्मूला को लैंग्वेज में बदल दिया। किसको बदल दिया? फॉर्मूला। दोनों तरह का डेफिनेशन मार्केट में चलता है, एगो फॉर्मूला को लैंग्वेज में बदल दो, एक असली डेफिनेशन। ठीक है, तो ये कौन वाला है? फॉर्मूला को लैंग्वेज में। फॉर्मूला लिखा हुआ है एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन, बोल दिया माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्षिक। बंद कर दो बाबू। हाँ, इतना सबको समझ में आ गया? इस सब क्वेश्चन, इफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज 4 देन फाइंड इट्स परमिटिविटी। अब सुनो क्या सीखे थे? एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन आर गुना एप्सिलॉन। तो ये 4 बोला, इसका मतलब ये निर्वात का क्या गुना? तो भैया आप एप्सिलॉन एम बराबर 4 गुना 8.8। कितने लोग को ये समझ में आ गया? क्वेश्चन में कोई जानता, लेकिन बच्चा डर जाता है। इफ रिलेटिव पर किसी माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता 4 है तो उसकी विद्युतशीलता निकालो। हाँ, कुछ नहीं है, 4 गुना एप्सिलॉन। क्या? तीन नंबर, यदि किसी माध्यम की विद्युतशीलता इतना है तो इसकी सापेक्षिक विद्युतशीलता, इसमें क्या गुना करना पड़ेगा कि भाग देना? तो एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम दिया हुआ है। प्लीज, बहुत कम समय है। एप्सिलॉन एम दिया हुआ है और एप्सिलॉन नॉट यहां दिया हुआ है, दोनों को भाग दीजिए। एप्सिलॉन एम अगर थोड़ा सा देखोगे लगभग तो इसका ये दुगुना के जैसा है। अरे बोल ना भाई, 8.5 का 17 होता है कि नहीं? लगभग की बात चल रही। ठीक है, तो ये देखो, इसको ऊपर करोगे तो हो जाएगा 10 बराबर 1, तो यानी 17 बटे 8.85। लगभग कितना आंसर? तो लगभग 2 भी बोल दोगे तो तुमको कोई दिक्कत नहीं, 2 से थोड़ा कम होगा, हाँ या ना? अरे बोल ना भाई, तुम 2 भी निकाल दिए तो काम चल जाए। आगे बढ़े, बनेगा? हाँ, भाग देंगे कि गुना करें? हाँ, कोई दिक्कत? सब में 2 नंबर लिखा हुआ। ये भी जान ही गए, द रिलेशन बिटवीन फोर्स एफ एम बराबर एफ नॉट बाय एप्सिलॉन। ठीक, ये टॉपिक पूरी तरह क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, अब हम लोग कहां चलेंगे? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स। क्या? हाँ जी, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या है? ध्यान से सुनिए। ये
अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आता है और लॉन्ग आंसर में भी आता है। कहां कहां? शॉर्ट आंसर में नहीं आता। हमारा जो पूरा फोकस होता है लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव किस पे? स्टार्टिंग कीजिए किससे? लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग को बढ़िया से अगर आप कॉन्सेप्चुअली सीख गए, ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाएगा। लॉन्ग ऑब्जेक्टिव अगर आपका हो गया तो शॉर्ट आंसर एक रात में भी आपको पास करा दें, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को नहीं, क्योंकि लॉन्ग से ही निकलेगा शॉर्ट। हाँ या ना? लॉन्ग समझे हुए हैं तो उसका छोटका छोटका हिस्सा समझने में कोई दिक्कत नहीं। बात समझिए, आप विद्युत क्षेत्र निकालना सीख गए हैं तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा नहीं सीखे होंगे? बोलो भाई। ठीक, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब। वेक्टर फॉर्म है क्या? आप बताइए। कूलम्ब के जो नियम में फोर्स जो निकलता है, फोर्स, वो वेक्टर क्वांटिटी एक स्केलर वेक्टर, अरे नहीं, फोर्स वेक्टर है कि स्केलर? ही भाई, फोर्स क्या है? स्केलर की वेक्टर? अच्छा हिंदी में पूछते हैं, सदिश की अदिश? बल एक सदिश राशि है, बल एक, उसके पास परिमाण भी होना चाहिए और, लेकिन अभी तक जितना हम लोग पढ़ रहे थे उसमें कहीं दिशा की चर्चा, बोलो, कहीं दिशा की चर्चा नहीं कर रहे। तो कूलम्ब को इस तरह से कूलम्ब के नियम को बताएंगे कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताएं। बोलो, फिर से बोलो। अभी तक सिर्फ परिमाण बता रहे थे। ये जो लिखते थे ना, F बराबर के Q1 Q2 बार आर स्क्वायर, ये क्या है? परिमाण। ये क्या है? इससे तुम निकालते थे 8 न्यूटन, ये क्या है? परिमाण। इसमें कोई दिशा नहीं है बाबू, कोई दिशा कहां नहीं है। हाँ, आपका दिशा यहां होगा तब ना, इसमें कोई दिशा। हम चाहते हैं कि ऐसा फॉर्मूला निकालें जिसमें परिमाण भी हो और दिशा। फिर से बोलिए। अच्छा, अब आप लोगों से एक सवाल पूछें, बायोट सेवार्ट लॉ, कौन लॉ? कितने लोग नाम सुने? अच्छा, कितने लोग बायोट सेवार्ट लॉ का फॉर्मूला जानते हैं? बाकी लोग अगला साल दीजिएगा एग्जाम। तो टॉपे करवाए अभी सर। अभी बायोट सेवार्ट लॉ पूछने का कारण क्या था? क्योंकि बायोट सेवार्ट लॉ का भी वेक्टर फॉर्म, बोलिए, वीबीआई क्वेश्चन रहता है। क्या रहता है? इससे क्या सीखे? अगर हम वेक्टर फॉर्म निकालना सीख जाए, क्या सीख जाए, तो इसका उपयोग कूलम्ब लॉ में भी हो जाएगा, बायोट सेवार्ट लॉ किसमें हो जाएगा? ठीक है, तो एक बार सब लोग बायोट सेवार्ट का जो जो फॉर्मूला जानते हो बोलो, शुरू से बी बराबर। आज के बाद कभी भी बायोट सेवार्ट शुरू करोगे, म्यू नॉट से नहीं शुरू करोगे। कौन चीज? हाँ बोलो। याद है? इसका भी होता है वेक्टर फॉर्म, कोई दिक्कत? बोलो भाई। और आपको अजीब लगेगा सुन करके, अल्टरनेट ईयर पूछता है एक साल, उसका वेक्टर फॉर्म ऑब्जेक्टिव में कम से कम एक साल इसका, बीच बीच में लॉन्ग आंसर कभी कभी पूछ, कभी कूलम्ब का
कभी बायोट कभी कूलम का। तो आप पकड़िए कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उस हिसाब से तैयारी कीजिए। तो इतना तो हो गया। वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर। क्या समझना पड़ेगा? बोलो। हम आशा करते हैं कि आप लोग वेक्टर थोड़ा बहुत तो जानते हो। ये एक्स एक्सिस, ठीक। अगर यहां कोई पॉइंट है, अगर यहां कोई पॉइंट, तो ये पॉइंट इसका पोजीशन हुआ। क्या हुआ? यानी कोई चीज यहां है तो वो उसका क्या हुआ? पोजीशन। अब वो पोजीशन देखो, कुछ दूर एक्स में चलेंगे, कुछ दूर वाई में, तब उस पोजीशन के पास पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचे? हाँ या ना? अच्छा बताओ, अगर हम बोल दें इसको कहते हैं ओरिजिन, इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। कि कोई बिंदु है ओरिजिन से 5 मीटर दूर। क्या? फिर से बोलो। तो सच सच बताओ, वो बिंदु यहां भी हो सकता है कि नहीं? यहां भी हो सकता है, यहां 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 यहां। तो कि 5 मीटर तो बहुत जगह होगा। हम बोले एक स्टूडेंट हमसे 5 मीटर दूर बैठा हो, तो वो स्टूडेंट वो हो सकता है। अरे बोल ना भाई। लाल टोपी भी हो सकता है, काला टोपी भी हो सकता है। अरे हाँ या ना? तो बुल्लू टोपी नहीं है इधर? हाँ, तो बुल्लू टोपी भी हो सकता है। अरे जो है, हाँ या ना? तो 5 मीटर पे बहुत लोग हो सकता है कि नहीं? लेकिन सोचो, अगर हम इस तरह बोले कि 5 मीटर पे है लेकिन 45 डिग्री पे, तब तो वही टोपी वाला पे निशाना जाएगा। हाँ या ना? तो इसमें आ गया मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। क्या आ गया? इसका मतलब हुआ कि किसी भी चीज के पोजीशन को बताने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, इसीलिए उसके लिए यूज करेंगे वेक्टर। किसका यूज करेंगे? और इसको डिनोट करेंगे वेक्टर आर। इससे, और ये अगर पॉइंट पी है तो हम इसके बारे में बोल सकते हैं कि वेक्टर आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। बोलिए। पॉइंट पी। कोई तकलीफ? ये होगी। यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे कि बिंदु पी का स्थिति सदिश कौन है? वेक्टर आर। कोई तकलीफ? अब सुनिए, ये हो गया, इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं? अगला जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है यूनिट वेक्टर। क्या नाम है? अच्छा, साइंस की महिमा देखो। तुम 12th पढ़ रहे हो, 12th का क्रैश कोर्स कर रहे हो, लेकिन तब भी तुमको 11th वाला टॉपिक पढ़ना ही पड़ रहा है। नहीं पढ़ा के अभी पढ़ा देंगे ना कूलम स्लोप वेक्टर फॉर्म, तो फिर वो जो वेक्टर होगा ना बाउंसर फॉर्म में होगा। कौन फॉर्म में होगा? बाउंसर। फिर तुम ऐसे करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, पानी वानी चाहिए? सही बोल रहे हैं। चाहिए तो लीजिए। तुमको भी चाहिए? तब तुम क्या उछल रहा है? ठीक है, आइए। क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब होता है इकाई, इकाई सदिश। बोलो।
इकाई सदिश क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये एक वेक्टर है, सोचो ये एक वेक्टर है 10 न्यूटन का। कितना न्यूटन का? तो अगर इतना बड़ा टुकड़ा 10 न्यूटन को बता रहा है, कितना न्यूटन? तो तुम सोच के बताओ इतना बड़ा टुकड़ा कितना न्यूटन? हाँ या ना? यानी ये जो टुकड़ा हिस्सा है इसी का, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। अच्छा, इसका डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं? ये छोटकी नूनू बाबू का, अरे बोलो ना भाई। तो इसी छोटकी को कहते हैं यूनिट वेक्टर। ए कैप क्या कहते हैं? यानी वेक्टर ए पे कैप, जैसे ये लड़का कैप लगाए हुए है तो इसको हम बोलेंगे सूरज यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए। क्योंकि सूरज क्या लगाया हुआ? कैप। तो जो आपको लग जाए, मिल जाए कैप लगाए हुए, उसको आज के बाद क्या कहिएगा? यूनिट वेक्टर। तो क्या बोलिएगा? यूनिट। सबको सूरज यूनिट वेक्टर नहीं बोलिएगा, जो जो कैप लगाया हुआ उसका अपना नाम बोलिएगा। तुम्हारा नाम क्या हुआ बाबू? अवधेश, अमलेश, ठीक। तो वह अमलेश का यूनिट वेक्टर होता है। अच्छा छोड़ो तो ये क्या हुआ? ए कैप। सबको समझ में आया? उसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए। और डायरेक्शन एक ही। अब सोचो, तो तुमको ए कैप अगर प्राप्त करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? वेक्टर ए को 10 टुकड़ा में तोड़ना पड़ेगा, तब नहीं वो छोटकी टुकड़ा ए कैप होगा। बोलो भाई। तो हम करेंगे वेक्टर ए का 10 टुकड़ा। अब ये 10 क्या है पता है? इस वेक्टर का परिमाण मैग्नीट्यूड क्या है? और मैग्नीट्यूड को मॉड से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? मॉड। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए कैप बराबर वेक्टर ए बाय मॉड ए। बोलो, पढ़ो। वेक्टर ए बाय मॉड। फिर से बोलो। तुम याद रखो या ना रखो, पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं तो तुमको बुझेबे नहीं है। तो ए कैप बराबर वेक्टर ए बाय मॉड। कोई तकलीफ? कितने लोग को ये समझ में आया अभी जो समझाए? कुछ दिन याद रख लीजिएगा। देखिए ट्राई मार। अब आइए सर, इसका यूज क्या है? इसका फायदा है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? और 1 को किसी चीज से गुना कर दो तो वो 5 गुना हो जाती है। हाँ, 1 का कोई चीज से गुना कर दो तो 5 गुना हो जाता है। उसमें कोई अंतर नहीं है भैया, उसमें कोई अंतर। किसमें? जिसमें गुना किए, हाँ या ना? तब अब सुनो लास्ट बार। अगर हमको कोई बोला कि एक वेक्टर बी बनाओ, क्या बनाओ? जिसका परिमाण होना चाहिए 15, जिसका परिमाण होना चाहिए 15, लेकिन डायरेक्शन ए की ओर होना चाहिए। डायरेक्शन किसकी ओर? तब हम उसको क्या लिखेंगे? ये देखो 15 ए क्या लिखेंगे? देखो फायदा क्या हुआ कि हमको मैग्नीट्यूड चाहिए था 15, तब डायरेक्ट 15 लिख दिए। और डायरेक्शन किसकी ओर चाहिए? ए कैप को जाके चिपका दिए। उससे चिपकने से मैग्नीट्यूड पे कोई असर, और डायरेक्शन मिल गया कि नहीं मिल गया? तो यूनिट वेक्टर क्या करता है? किसी में सटता है, किसी में तो उसके मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब नहीं, डायरेक्शन अपना वाला दे देता है। डायरेक्शन अपना वाला, तो ए कैप सट गया, इसमें मैग्नीट्यूड पे कोई असर, डायरेक्शन ए। अगर कोई वेक्टर बोलेगा सी, मैग्नीट्यूड है 12 और डायरेक्शन ए की तरफ 12 एक, कोई तकलीफ? कुछ हवा लगा? तो ये क्या बोलेंगे? 12।
आशा करते हैं इतना समझ में आया। दो चीज पढ़ लिए, अरे हाँ या ना। एक छोटा और ये बहुत आसान है। अगर इधर है वेक्टर ए तो इसका जस्ट उल्टा होगा -2। बोलो, उसका जस्ट उल्टा क्या होगा? यानी इधर अगर वेक्टर ए है तो अगर उसके उल्टा करोगे तो क्या लिखोगे? आशा करते हैं इतना समझ में आया। अब हम लोग फाइनल पढ़ेंगे क्या? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स। क्या पढ़ेंगे? अब समझना मेहनत नहीं लगेगा, आप देखिएगा, सच्ची बता। अगर ये सब याद रखिएगा अभी 2-4 मिनट। ये एक्स वाई हम लोग पढ़ रहे हैं। ये वाला जो डेरिवेशन है इसको दो तरीके से किया जाता है। ये हम आपको इजी वाला ही बता रहे हैं। कौन वाला? क्योंकि मेरा मानना है कि टफ वाला उसी को सीखना चाहिए जिसको इजी वाला आ चुका है। तो अगर आपको इजी वाला आ जाएगा बढ़िया से कि सर वो हम किसी समय कर देते हैं, तब मेरा मूड होगा तो आपको टफ वाला भी बता देंगे। लेकिन पहले आप कम से कम उतना तो सीख लीजिए। ठीक, आइए। 2 ठो चार्ज लेना है। क्या ठो? कूलम्ब्स लॉ के लिए। अच्छा, ये सब भुला गए कि याद है? Q1 Q2 बीच की दूरी R, याद है ना? F बराबर कि चल गया? बहुत बढ़िया। तो 2 गो चार्ज लेते हैं, एक कहा ओरिजिन और दूसरा यहां। कोई तकलीफ? सोच के बोलो। इसको लिखते हैं Q1, इसको लिखते हैं Q2। अब बोलो, इसके रेस्पेक्ट में इसका कुछ पोजीशन वेक्टर होगा कि नहीं? हाँ या ना? तो एक एरो बना दें। इसका नाम अभी क्या लिखना सीखा है? तो याद आ रहा है? चलेगा? अब बोलो, ये इस पर फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा? और ये इस पर, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा। इसके फोर्स का अब एरो बनाते हैं। क्या एरो बनाना सिखाए थे? ये इसको धक्का मारा इधर और ये इसको धक्का मारा इधर। कोई तकलीफ? इसका नाम है F1। जो नए बच्चे हैं, हो सकता है कुछ बच्चे नए हो, उसके लिए बोल दे रहे हैं। F21 का मतलब हुआ 2 पे फोर्स लग रहा है 1 पे, और F12 का मतलब हुआ 1 पे फोर्स लग रहा है। इसको ई धक्का मारना, उसको ई धक्का। क्लियर है? चलो, अब हमको लिखना है F21 का मैग्नीट्यूड। क्या लिखना है? तो हम कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से तो जानते ही हैं। क्या? ये तो सब लोग जानता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? परिमाण। क्या है? फिर से बोलो। कोई दिक्कत? अगर हम चाहते हैं कि इसमें डायरेक्शन भी दे दिया जाए, तब हमको लिखना पड़ेगा कि साथ में डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? सही सही बोलिएगा। तो हम रुको हड़बड़ाना। अलोंग वेक्टर आर क्या लिखे? इसका मतलब देखो, ई वाला जो फोर्स है वेक्टर आर के डायरेक्शन में है कि नहीं? बोलना भाई। इसका मतलब है कि ये जो डायरेक्शन है ये आर के डायरेक्शन से मैच कर रहा है। क्या कर रहा है? अभी तुरंत तुमको एक मास्टर सिखाया था
कि अगर बी का डायरेक्शन ए से मैच करे तो मैग्नीट्यूड में ए कैप से गुना करो, हाँ या ना? ये एक मास्टर सिखाया था जी हाँ। तो अब देखो ये किसकी ओर है? आर। ए की ओर होती थी तो ए कैप से गुना करते थे, आर की ओर होगी तो किस? तो बोलो अगला लाइन में ये लिखेंगे, तुमको कोई दिक्कत? ए Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। कितने लोग को ये समझ में आ गया? सही से भी पक्का है? बस इतना भी तुम अगर दिमाग में सेट रखो। क्या किए अभी तुम ही बताओ? कुछ भी नहीं किए, मजाक। ई लिखने जानते थे, साथ में डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर को सटा दी और कुछ नहीं। सर इतना आसान है? यस। तुमको हमेशा किसी भी क्वेश्चन के बैकबोन को पकड़ के रखना है कि है तो इतना, अब इसको हम तलार दें, खींच के बढ़ा दें, वो अलग मैटर है। कॉन्सेप्ट यही है बस। तो अब सोचो, तुमको अभी तुरंत सिखाए थे आर वेक्टर ए कैप बराबर वेक्टर ए बाय मॉड ए, हाँ या ना? तो बोलो तब कोई तुमको तुम्हारे सामने लिख दे आर कैप बराबर वेक्टर आर, हाँ या ना? तो अब ये भी तो लिख सकते हो F21 बराबर इसी सबको ना बच्चा लोग समझने लगता है कि ई बड़ा छोई पूरा याद करे। नहीं, इसमें क्या याद करोगे भाई? इसका मान यहां लिखे तो इसमें याद कौन सी करोगे? याद करना है तो फिर यूनिट वेक्टर याद करो। क्या याद करो? ये मत सोचो कि इसको रटना है, रटना है तो यूनिट वेक्टर को। उससे फायदा ये होगा कि यहां भी काम आएगा और वहां भी, बायोट से बात में भी काम आएगा। अरे हाँ या ना? चलो अब बताओ ये आर क्या है? यहां से यहां की दूरी, उसी को मॉड आर बोलते हैं कि नहीं बोलते? मॉड आर का मतलब हुआ परिमाण। क्या हुआ? आर भी असल में क्या है? मॉड आर। तो अगर वो भी यहां पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? बोलो F21 बराबर Q1 Q2 मॉड आर का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर ए बाय मॉड आर। बोलो हाँ या ना? तब फाइनल आंसर आ गया F21 बराबर Q1 Q2 बाय मॉड आर का होल क्यूब इंटू वेक्टर। कितने लोग को समझ में आया? हाँ ठीक, एग्जाम में आएगा, बना दीजिएगा। ये तो हम कौन सी किए? F21। कौन सी किए? F12 भी तो हो सकता है। अगर हम F12 करेंगे तो इसका डायरेक्शन देखिए आर के उल्टा है कि नहीं? तो अब दनादन तुम बोल दोगे Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर अपोजिट टू वेक्टर आर। तो F12 बराबर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर माइनस आर के। क्या बोलोगे? माइनस को इधर कर दो, F12 बराबर, इसको लिख दो वेक्टर आई बार मॉड। अब फिर सब कुछ सेम हो गया। देखो एक कमजोर बच्चा देखेगा ना, एक साथ पूरा पन्ना में 1.5 पन्ना, उसका दिल दहल जाता है, सोचता है अरे बाप इतना याद करना पड़ेगा। लेकिन अपने दिल से सोचो, एक लाइन का कहानी, पूरा कहानी किसका है? ये तुम समझ गया, लिख लिया, अब फिर वो रिपीट कर रहा है। यानी कि कमजोर बच्चे के साथ क्या है, उसको 3 पन्ना रिपीट भी लिख दोगे ना, डर जाएगा। हाँ
वो तो 3 पन्ना याद करना पड़ेगा। वो ही नहीं देखना चाहता है, करे एक के लाइन का 300 बार लिखल। बात समझ रहे हैं? इस चीज को पकड़िए। फिजिक्स में एक ही बात रिपीट होते रहता, क्योंकि आप नहीं समझते हैं ढंग से, आपको लगता है बाप रे वो सब याद करना। आप बोलिए खाली ये याद करना है कि सब याद, फिर तो ये लोग कई ऐसने हो गया कि नहीं हो। आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स। ठीक है, ये सब चीज इधर होगा। पोजीशन वेक्टर भी पढ़ा है आपको, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स। लैंग्वेज में क्या लिखोगे? आओ, क्या है? अरे माना कि Q1 और Q2 दो आवेशित कण है, दो आवेशित कण। Q1 मूल बिंदु पर रखा हुआ है, Q2 एक ऐसे बिंदु पर रखा हुआ है जिसका पोजीशन वेक्टर R। बात समझ में आई? इस पर लगने वाला बल F21, इस पर लगने वाला F1। हमें इसका सदिश रूप ज्ञात कर। बात खत्म। बहियार बोर्ड का ट्रिक समझो। 4 लाइन ऊपर पे तुम कम में लिखो, सही सही बात लिखो। क्या लिख दो? ज्यादा तलाने की जरूरत नहीं। बहुत लोग को लगता है खूब तलाएंगे खूब नंबर आएगा, ऐसा नहीं। 4 लाइन लिखो, सही सही लिखो, उसके बाद डेरिवेशन कर दो। उसको तो पते है, वो चेक करेगा तुम्हारा डेरिवेशन है। खाली उसको ऊपर पे दिखना चाहिए कि यह थ्योरियो देने। बात खत्म। अब तुम अपना मार्क्स उठा लो, कहानी उनको 3 पन्ना दियो तो क्या तुम्हारा लाइन बाय लाइन पढ़ता रहेगा? उसको लगना चाहिए कहा देने। अभी जो बोले वही लिखा हुआ है उधर, देखना। माना कि 2 आवेशित कण, Q1 आवेश वाला कण मूल बिंदु पर, Q2 आवेश वाला कण एक ऐसे बिंदु पर वेक्टर R। अब सोचो ये कौन सा तुम बहुत बड़ा एकदम साइंस लिख दिया, कुछ नहीं लिखा, लेकिन देखने वाला को लगेगा कि 4 लाइन लिखा है। अब एक लाइन और इसमें दे दो कि Q1 पे लगने वाला बल F12 है, Q2 पर लगने वाला बल F21। हमें इसका सदिश रूप ज्ञात कर, और 3 लाइन हो गया। लगने लगा कि हमारा बच्चा समझदार। अब तुम उसको यूनिट वेक्टर तो ऐसे भी नहीं पढ़ाने वाले हो, आगे बढ़ो। है देखो, गलती से लिख लो क्या? Q1 आवेश वाले कण के द्वारा Q2 आवेश वाले कण F21, फिर वही उल्टा होगा कि नहीं होगा? बोलना भाई। तो यही था क्या? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब। कितने लोग को हल्का लगा कि नहीं हल्के है ना? हल्के। ये सब क्वेश्चन है, पर अब ये सब क्वेश्चन का समय नहीं। अगला टॉपिक है सुपरपोजिशन। क्या है? अच्छा, सबको टेलीग्राम पे मिला था कल। शुरुआत में गड़बड़ हो गया था, फोटो चला गया था, वो भी खुला नहीं, लेकिन बाद में PDF गया, खुल रहा था, वो नहीं खुल रहा। अब पहला तो तीनों लेक्चर का आराम से खुल रहा, आज वाला भी भेज देंगे, खुल जाए। सर ये सुपरपोजिशन वाला भारी है कि हल्का? मजाक है, मजाक। आपको खुद भी लगेगा मजा। क्या तो चार्ज है, ठीक। हमको पूर्ण विश्वास है कि इसमें जितना भी कॉन्सेप्ट है वो तुमको ऑलरेडी पता है। सर हम तो पहले बार जीवन में पढ़ रहे हैं, फिर भी पता है।
जो पहला बार भी पढ़ रहा है उसको भी पता हो। अच्छा चलो एक बार पूछते हैं, ईमानदारी से बोलोगे ना, कितने लोग को सुपरपोजिशन थ्योरम पता नहीं? हाथ उठाओ ईमानदारी से, ईमानदारी बहुत जरूरी है। अच्छा मार्केट गरम है भाई, ढेरी लोग को नहीं पता है। देखे आपको पता है क्या है? वेरी गुड, करेक्ट, ठीक। अब इतना लोग को नहीं पता है, लेकिन हम कह रहे हैं सबको पता है। पूछिए कैसे? जो हाथ उठाया उससे अगर हम पूछेंगे कि बताओ बाबू ये इस पर फोर्स लगाता है कि नहीं लगता, तो बोलबे करेगा यस। अच्छा ई इस पर लगाता है, देखिए, अच्छा ई लगाता है। अच्छा इसको हटा देंगे तो क्या ये दोनों लगाना छोड़ देगा? इसको ला देंगे तो वो छोड़ देगा? किसी से किसी को लेना देना भी, ये भी तुमको पता है। अरे हाँ या ना? अब जब सब कुछ पते हैं, अच्छा तुम ही बताओ, ई जो इस पे फोर्स लगाएगा, ई इस पे इधर उन्ने लगाने लगेगा, किन्ने लगाएगा? देखो तुम तो सही है बोले। अच्छा ई जो इस पे फोर्स लगाएगा उन्ने है, तो कौन चीज नहीं जानते हो भाई? सब कुछ जानते हो। बस सिंपल सा बात है कि तुमको लगता है कि तुम सुपरपोजिशन नहीं जानते, सब आदमी जानता है। ये लगाएगा इधर, इधर लगाएगा इधर, ये लगाएगा इधर, और ये लगाएगा इधर, तो इस पर कितना फोर्स लगा? तीनों अलग अलग चार्ज के चलते लगा है। अब सुनो, इसका नाम लिखते हैं, किस पे लग रहा है? जीरो। हाँ या ना? तो अब अगर इस पे पूछेगा कि क्या तो फोर्स लग रहा है, तो उसका जो नेट फोर्स निकालेंगे इन सब का वेक्टर सम होगा। क्या होगा? क्या होगा? और जिस दिन आप लोग आए थे पहला दिन, उसी दिन ये समझाए थे एक बार कि ये सब बेसिक चीज है आपको पता, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है। इसी को कहते हैं वेक्टर सम। क्या कहते हैं? यानी कि फोर्स को इसी फॉर्मूला से जोड़ना। क्या करना है? डायरेक्ट नहीं जोड़ना। ये नहीं कि 10 10 10 आया 10 या 30 बोलना, ये बात गलत। उसको किस रूप में जोड़ना है? सदिश। बात खत्म है। इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या कहते हैं? तो आप बोलिए, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं कि F0 बराबर F0 बराबर F01 प्लस हाँ या ना? इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। फिर तब सर काहे लगता है भारी? इसी को जब तुम कॉपी में उतार लोगे तो ये बन जाएगा एक पन्ना। जब तुम उसको देखोगे तुम्हारे दिमाग में क्या सिग्नल जाता है कि जा पूरे याद करना पड़े, सबसे बड़ा गड़बड़ वही हो जाता। हम कहते हैं वो एक पन्ना देखबे मत करो, छोटे सा देखो, इतने को याद करना। हाँ ठीक। फिर बाद में एक वो याद हो जाएगा, एक पन्ना देखना तुमको लगेगा सब याद है। डरना मना, पढ़ो। देखो डर तो इससे भी रोक सकता है, लेकिन एकदम बेकार बात लिखा हुआ है कि अगर कोई एक चार्ज है और उसके आसपास बहुत सारा चार्ज है तो उस पर फोर्स निकालने के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग कर। अब बोलो ये कौन सा बड़ा बात लिख दी?
सुपरपोजिशन थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं? फोर्सेस निकालने के लिए। वही बात ही लिख दिया। चलो इंग्लिश में, इफ देयर आर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन द सिस्टम देन टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन एनी वन पार्टिकल वी यूज सुपरपोजिशन। अब स्टेटमेंट 1 बहुत भारी नहीं होगा। यदि किसी निकाय में बहुत सारे आवेश तो सभी कण एक दूसरे पर स्वतंत्र रूप से बल रहा। क्या आपको पता नहीं है? ठीक। इंग्लिश में, इफ नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन द सिस्टम देन एवरी चार्ज पार्टिकल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली। स्वतंत्र रूप से बल लगाता है। क्या इसका मतलब? कि सब एक दूसरे पर स्वतंत्र रूप से बल लगाते। इसको इस बात से मतलब नहीं है कि कौन चार्ज आया कौन चार्ज गया। इसका मतलब एक बार और समझाते। अगर ये अकेला में इस पर 10 न्यूटन फोर्स लगाता, अकेला में ये सब आ भी जाएगा तो ये कितने लगाएगा? बोलेगा तुमको भी लगाना है, लगाओ। नदी बह रहा है, तुमको पानी पीना है, तुम अकेला रहता 2 गिलास पानी पीता, 2-4 गो आदमी आ जाएगा तो क्या करोगे? नहीं नहीं अब 2 गिलास नहीं पिए, पियो जितना प्यास लगा है। वही बात है, इसको जितना लगाना है उतने लगाएगा। तुम आओ, हमको उससे लेना देना नहीं, तुम आओ तुम भी पियो, मतलब तुम भी लगाओ। अरे हाँ यार ना। अब लास्ट, किसी एक आवेशित कण पर लगने वाला कुल बल उस पर सभी कणों के द्वारा लगाए बलों के सदिशों के बराबर। नेट फोर्स अप्लाइड ऑन एनी चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स अप्लाइड ऑन इट बाय इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, यही है हमारा कौन सा? सुपरपोजिशन। कौन सा? सुपरपोजिशन प्रॉब्लम्स। जब हम नॉर्मल बैच चलाते हैं तो इस टॉपिक पर कम से कम 4 दिन प्रॉब्लम चलते, कम से कम। जो बच्चा यहाँ का पढ़ा हुआ होगा तो पता होगा कि चलते, क्योंकि मेरा मानना है कि ये चीज दिमाग में सेट होना बहुत जरूरी है। जनरली इस पे ज्यादा टीचर फोर्स नहीं करता है, ये खतरनाक बात होता है। लेकिन हम लोग अभी जिस सिचुएशन में हैं, 4 दिन तो नहीं, 1-2 क्वेश्चन जरूर देख लेंगे। क्या? ठीक है, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और वो क्वेश्चन आ भी सकता है। मतलब इतना भी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, तो एससी वर्मा का ही क्वेश्चन, लेकिन आसान है। सबको आता भी होगा जो सब पढ़ा हुआ होगा। क्यू 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 एल 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 कितना चार्ज है? कोई दिक्कत? नाम लिख देते हैं, ए बी सी। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द लिख ले है रे बाप। फाइंड द नेट फोर्स ऑन पार्टिकल प्लेस्ड एट ए पे जो पार्टिकल रखा हुआ उस पे क्या निकालना? नेट। अब आप खुद बोलिए, ए पर ये फोर्स लगाएगा कि नहीं? किधर लगाएगा? सब लोग हाथ से बताइए। तो चलो ऐसे कर दें, और ये इसका नाम लिखिए, एफ ए बी टू बी। कोई तकलीफ? और उसका जो सब जानते हैं उसके बारे में तुमको पता है, लेकिन जो सबको कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या उसको ठीक ठाक लग रहा है कि बुझा रहा है? अब बोलिए, ये है ये समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सब एंगल 60 होगा कि नहीं?
तो ये भी एंगल कितना होगा 60। इतना क्लियर हो गया। अब सोचो, अब एफ ए बी का मान लिखते हैं कि किसके किसके बीच फोर्स लिख रहे हैं, ए और बी। तो के ए का चार्ज कितना है क्यू, बी का चार्ज कितना है क्यू, अब बीच की दूरी कितनी, तो आ गया के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। किसी को कोई तकलीफ? अगर इसी तरह एफ ए सी लिखेंगे, बोलो क्या आएगा? के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। हाँ या ना? कोई तकलीफ? ठीक, ये दोनों हो गया। बराबर है कि अलग अलग? तो इसको भी मान लेते हैं एफ, इसको भी मान लेते हैं एफ। अब हमको निकालना है रिजल्टेंट। क्या निकालना है? बस यहां के बाद मिस्टेक नहीं करना। इतना कितने लोग निकाल लीजिए। ऐसा कोनो क्वेश्चन देंगे तो ये तो निकालिए लीजिएगा। बस उसके बाद रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिख लीजिए, रूट अंडर ए का मान एफ 2FF तो 7 1/2 2 2 3 गो एफ स्क्वायर हो गया। √3F। अब एफ का मान तो दिया हुआ है, तो एफ नेट बराबर √3 के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर बनेगा। तो आज हम अब यही कार्यक्रम समाप्त करेंगे। एक ठो दो ठो क्वेश्चन इस पे देके छोड़ दो, क्योंकि इसका यूज फिर आगे भी होगा। चलेगा? इस बार बी है तो बी ए फिर से बोल रहे हैं, हल्का ही सही पर बनाते रहिए। बात समझ में आई? छोटा ही सही पर कदम बढ़ाते रहिए, मंजिल जरूर मिलेगी ना बाबा। माफ कीजिएगा, कल क्लास नहीं होगा, संडे है। चाहे कल भी एग्जाम क्यों ना हो, नहीं होगा। क्योंकि अगर हमको परेशानी हो गया तबीयत में, तब फिर पता चलेगा कि कल के चक्कर में ना एक दिन हमारे गला को रेस्ट बहुत जरूरी, नहीं तो मेरा गला काम करना बंद कर दे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, संडे को खूब से खूब होगा अगर जब भी, तो हम YouTube पे ही कुछ कुछ पढ़ाया करेंगे। ठीक है? ई वाला जो ऑफलाइन क्लास है वो 6 दिन ही चलेगा। क्या दिन? किसी को कोई दिक्कत? आप भी जाइए, संडे को कपड़ा लत्ता धोइए। नहीं बाकू, ये सब अभी कपड़ा लत्ता धोने का समय नहीं है, पीछे का रिवीजन कीजिए, समझे? कपड़ा लत्ता फरवरी में धो लीजिएगा। ठीक है? लास्ट हम खाली आपके सामने क्वेश्चन देते हैं, आपको तो मिल ही जाएगा पीडीएफ। क्यू है, क्यू है, क्यू, ये ए है, सी, एल, एल। इस बार किस पे बोल रहा है? इस पर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आराम से। गुड नाइट।